हेलो एवरीवन, कल हमने सेक्शन 8 को कंप्लीट किया था। उसकी डेफिनेशन को आप एक दो बार पढ़ेंगे तो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी आपको क्लियर हो जाएंगी इजीली। आज हम सेक्शन 9 को देखेंगे। सेक्शन 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 6 फैक्ट हैं। उन 6 फैक्ट्स को आप याद कर लें और जो आपको अब समझ में आए उसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर लें। तो उससे क्या है ना, आपको उसको आंसर राइटिंग करने में हेल्प मिलेगी। तो जो ये इसमें 6 फैक्ट्स हैं उसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, आपको ऐसे ही थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। 6 फैक्ट्स में सबसे पहला फैक्ट्स वो है कि वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट, ठीक है ना, कोई भी ऐसा फैक्ट कोई भी ऐसा तथ्य जो किसी चीज का परिचय देता हो, ठीक है ना, जो किसी बात को इंट्रोड्यूस करता हो वो रेलिवेंट होगा बताना इस सेक्शन में, ठीक है ना। दूसरा, जो किसी बात को डिटेल में बताता हो, एक्सप्लेन करता हो कि नहीं ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी, आप ऐसे मान रहे हैं, इस तरह से नहीं थी, आपको नहीं पता, हमें पता है। तो क्या कर दिया आपने, उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसकी पूरी तरह से व्याख्या कर दी। तो सेक्शन 9 हमें कह रहा है कि ऐसा कोई फैक्ट जो किसी क्राइम की पूरी डिटेल्स बताए या उसको एक्सप्लेन करता हो, किसी क्राइम को बताता हो, तो वो क्या होगा, वो इसमें रेलिवेंट होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा फैक्ट क्या होता है, तीसरा फैक्ट होता है सपोर्टिंग और रिब्यूटिंग फैक्ट्स। वो फैक्ट्स जो किसी बात का सपोर्ट करते हो या किसी बात का खंडन करते हो, ठीक है ना, वो भी इसमें रेलिवेंट होंगे। चौथा क्या है, फैक्ट्स आइडेंटिफाइंग पर्सन और थिंग्स, ऐसे तथ्य जो किसी मनुष्य की पहचान कराएं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कई बार कहीं क्राइम हो जाता है और कोई भाग जाता है, तो जब FIR कराने जाते हैं तो क्या पुलिस वाले पूछते हैं ना कि आपने देखा था, वो कैसा था, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या रहा है। तो फैक्ट्स आइडेंटिफाइंग यानी आइडेंटिफाइंग करते हैं लोग उस व्यक्ति को जिसने क्राइम किया है उस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, फैक्ट्स फिक्सिंग द टाइम एंड प्लेस, वो फैक्ट्स जो अपराध के समय और उसकी जगह को दर्शाते हो वो भी क्या है, फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट होंगे इस सेक्शन 9 के अंदर। अच्छा, वो फैक्ट्स जो पक्षकारों के संबंधों को दर्शाते हो वो भी इस सेक्शन के अंदर रेलिवेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। सेक्शन 9 ये कह रहा है, एक एक चीज को पढ़ें, एक एक लाइन को पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है कुछ। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। इसमें पहली लाइन हमने पढ़ी, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट। अब ये जो इंट्रोड्यूस वर्ड लिखा है, अब ये इंट्रोड्यूस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। इस इंट्रोड्यूस के साथ आप एक एग्जाम्पल ले लेंगे जो कि आपकी बेरेक में भी है, इलस्ट्रेशन है, उसी के एग्जाम्पल को लेकर के हम आगे की ओर चलेंगे। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है ऐसी कोई बात बतानी बेहद जरूरी है जो किसी बात को इंट्रोड्यूस करें। जैसे कि एग्जाम्पल कि क्वेश्चन ये है कि ये जो विल है, ये जो वसीयत है, क्या ये एक ही है। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें फैक्ट्स क्या होंगे। अब इसमें फैक्ट्स ये होंगे कि देखो, जब विल लिखी हुई थी तब एक की प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या था, उसकी फैमिली का स्टेटस क्या था, उसकी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी थी या फैमिली, दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी, तो वो भी क्या होंगी, इसमें रेलिवेंट फैक्ट होंगी, बतानी जरूरी होंगी। कि जी आप ये कह रहे हो कि ये मेरी विल है, तो आप अपना फैमिली बैकग्राउंड भी तो उसमें आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ, ये फैक्ट होंगे। इन फैक्ट्स पर आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अपना राइट्स क्लेम कर सकते हैं कि जी ये तो गलत कह रहा है ना, कि ऐसा तो था नहीं, ठीक है ना। तो पहला क्या हो गया, ये इंट्रोड्यूस कर दिया, एक नई बात को इंट्रोड्यूस कर दिया, फैमिली की और उसकी प्रॉपर्टी की। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, दो व्यक्ति हैं जिनका आपस में अभी तक बहुत अच्छा था, लेकिन एक ने क्या करा, दूसरे के अगेंस्ट एक डिफॉर्मेशन का लेटर पब्लिश कर दिया पब्लिक में, है ना। तो क्या हुआ, अब यहाँ पर अभी तक तो कुछ था नहीं, चलो लेटर तो पहले भी ऐसे कुछ बात कह दी, लेकिन यहाँ पर जब डिफॉर्मेशन मतलब अपमानजनक कुछ बात लिख करके न्यूज में डाल दिए या पब्लिश कर दिए, तो यहाँ पर क्या फैक्ट होगा, अब यहाँ पर फैक्ट ये होगा
ये देखा जाएगा कि उन दोनों पार्टी के रिलेशन कैसे थे, उन दोनों पार्टी के बीच में जो भी कुछ बात थी, दोस्ती थी, दुश्मनी थी, यारी थी, तो यहाँ पे ये फैक्ट रेलिवेंट फैक्ट होगा। ये फैक्ट उसमें लिखा जाएगा कि इनकी क्या थी, इनकी तो बहुत लंबे टाइम से दुश्मनी चली आ रही थी, ये तो बोलते भी नहीं थे, तो आज इसने ना बोलने का पूरा पूरा ये साबित भी कर दिया कि मेरे को तुमसे प्रॉब्लम है, तो इसलिए तो डिफॉर्मेशन किया ना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक नई बात का परिचय दिया जा रहा है कि उन दोनों के रिलेशन ठीक नहीं थे, इसीलिए डिफॉर्मेशन किया ए ने बी का। तो ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, आपका इंट्रोड्यूस करने वाला फैक्ट हो गया। अब उसके बाद पेयर को देखते हैं। उसके बाद है और विच सपोर्ट और रिब्यूट, और विच सपोर्ट और रिब्यूट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। अब यहाँ पे बात आ रही है कि वो फैक्ट जो या तो सपोर्ट कर रहे हो किसी बात के लिए या उस बात का खंडन कर रहे हो। जैसे कि अगर आप इसके इलस्ट्रेशन में देखेंगे, इलस्ट्रेशन जो है इसकी सी, ठीक है ना, एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स में ए, सी, डी और ई और एफ, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें ये था कि जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर से भागा, और वो तभी भागा जब उसके घर के आसपास किसी का मर्डर हुआ, और जैसे ही मर्डर हुआ वो घर से भाग गया। अब कोर्ट का या पुलिस वालों का तो जो इन्फ्रेंस है, जो अनुमान है, वो तो यही लगाया जाएगा ना कि जी इसी ने किया होगा, वो क्यों भागा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई ये एविडेंस दे दे जी नहीं उसको तो अर्जेंट काम था वो इसलिए भागा, अगर कोई ये एविडेंस दे देता है, ये बता देता है, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। और अगर कोई ये एविडेंस दे दे जी नहीं ये इसी ने किया है इसीलिए भागा, कोर्ट का है, पुलिस वालों का तो शक उसी पे जाएगा ना कि इसीलिए क्यों भागा कोई। जैसे इसको एग्जांपल समझिए कि स्कूल में किसी एक गार्ड ने कुछ क्राइम कर दिया, और उस गार्ड को जो बाकी के गार्ड थे वो तो सब जानते थे, लेकिन वो पुलिस वाले आए और पुलिस वालों ने पूछा कि भाई वो क्यों भागा, तो उन गार्डों ने जो उसके साथ काम करते थे उन्होंने तो कह दिया कि जी ये तो काम से गया था, जबकि वो डर के मर गया था, उसको डर लग रहा था। जैसे कि एक केस था, उस केस में क्या हुआ था, मट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उस केस में ये हुआ कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एफआईआर कराने के लिए अपने साथ ले गया, यानी कि उसने, जैसे हिम्मत नहीं होती पुलिस स्टेशन कई लोगों को जाने की, तो वो कि मेरी एफआईआर करा देना प्लीज, मेरे साथ चलो। तो पुलिस को क्या हो गया, पुलिस को उसी पर डाउट हो गया जो एफआईआर कराने गया था, और वो भाग गया अपनी जगह से। तो अब कोर्ट ने ये कहा कि ये ठीक नहीं है, ये कोई अगर भाग गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी ने किया होगा, ठीक है ना। शक होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से इस बात का ये कंक्लूजन ना निकाला जाए कि हाँ ये जो क्राइम है ये इसी ने किया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, सपोर्ट और रिब्यूट, आप ये कह रहे हैं कि उसको कोई अर्जेंट काम था, और हमारा ये क्वेश्चन है, हम ये इन्फ्लुएंस करते हैं, हम ये अनुमान लगाते हैं कि जब क्राइम हुआ तभी काम आया था। तभी कैसे काम आया, पहले नहीं आया, बाद में नहीं आया, तभी भागता नजर आया। तो ये वाले फैक्ट, अब इस बात से ये साबित होता है कि वो बंदा गिल्टी है, दोषी है, तो कोर्ट तो ये इन्फ्लुएंस करेगी ना, यही सजेस्ट करेगी, तो वो क्या होगा, वो रेलिवेंट फैक्ट होगा या वो फैक्ट इन इशू होगा इसके अंदर। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आपका सी इलस्ट्रेशन, मैंने आपको बता दी, सी इलस्ट्रेशन में ये बताया गया है, ठीक है। अब इसके साथ डी इलस्ट्रेशन भी है, एक डी और ई डी और ई को भी हम देख लेते हैं, जिसमें कि ये बताया गया है, देखिए डी ये भी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये भी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ए और बी, ए ने बी के ऊपर केस किया, और केस इसलिए किया क्योंकि उसने सी के साथ जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था उसको ब्रेक करवा दिया, ये कह करके कि मैं तुम्हें इनसे अच्छा ऑफर देता हूं, तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें इनसे अच्छी सैलरी दूंगा। तो इसलिए ए ने बी के ऊपर केस किया, और जो यहाँ पर जो रेलिवेंट होगी स्टेटमेंट, वो रेलिवेंट स्टेटमेंट क्या होगी, वो स्टेटमेंट रेलिवेंट ऐसे होगी कि उसने ये कहा
कि मुझे बी ने ये कहा कि मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा बेटर ऑफर दूंगा, तो यहाँ पर एक एक्सप्लेनेटरी फैक्ट आ गया, ठीक है ना। एक एक्सप्लेनेटरी फैक्ट ऐसे आ गया, एक नई बात निकल के आई कि उसने ऐसा कहा कि मैं तुम्हें ऑफर दूंगा, इसीलिए तुम मेरे साथ काम करो, तो इसीलिए उसने उस पर केस कर दिया, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर रहा है ना, कुछ बात की व्याख्या कर रहा है डिटेल में। तो जैसे अभी मैंने आपको ये सी इलस्ट्रेशन बताया था, इसमें एक मेन पॉइंट जो छूट गया वो ये है कि ये जो है ये सेक्शन 8 के अंदर रेलिवेंट होगा। 8 के अंदर रेलिवेंट कैसे होगा, जो अभी भी मैंने आपको कंडक्ट के बारे में बात बताई थी, कंडक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर उसका घर से भागना सेक्शन 8 के अंदर रेलिवेंट होगा। मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट बताया था ना, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है। तभी वो उस चीज को रेलिवेंट कर पाएगा। सेक्शन 8 के अंदर रेलिवेंट होगा ना, कंडक्ट, आचरण बता रहा है कि वो भाग गया, ठीक है। तो इसकी इलस्ट्रेशन डी कंप्लीट हो गई। डी के बाद ई में भी उसी में एक्सप्लेन करती है कोई बात। ई क्या एक्सप्लेन करती है कि जैसे आप देखते हैं कि जैसे कहीं से भीड़ आ रही है, कोई दंगे की भीड़ है, तो वहां पर उस दंगे में जो लोग चीखते हुए आ रहे हैं, चिल्लाते हुए आ रहे हैं, है ना, तो वहां पे जो भी कुछ लोग कह रहे हैं, चीखते चिल्लाते हुए किसी का नाम लेते हुए आ रहे हैं, वो सब रेलिवेंट होगा, उनका चिल्लाना रेलिवेंट होगा, रेलिवेंट फैक्ट होगा सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेटरी फैक्ट के अंदर। क्लियर। अब उसके बाद क्या है, फोर्थ है फैक्ट आइडेंटिफिकेशन पर्सन और थिंग, यानी कि वो फैक्ट जो किसी व्यक्ति की पहचान कराए, वो फैक्ट जो किसी व्यक्ति की पहचान कराए वो रेलिवेंट होगा। जैसे कि ये इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं क्या बता रही थी आपको, इसका फोर्थ पॉइंट में क्या है, हाइट, उसका फेस लंबा था, पतला था, छोटा था, उसके बालों का कलर और उसका ब्लड ग्रुप, ये सारी चीजें रेलिवेंट होंगी इसके अंदर। इसी के अंदर आती है आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन परेड का मतलब ये होता है जैसे कि कहीं पर भी जैसे कोई क्राइम हुआ, ठीक है ना, कहीं पर भी अगर कोई क्राइम हुआ तो जिसके साथ जो क्राइम हुआ, या जैसे आजकल देखते हैं अब ये लूट करके ले जाते हैं, किसी के गले में से चैन छीन लेते हैं, है ना, और भी बहुत कुछ क्राइम हो जाते हैं जो कि जिसके साथ हुआ वो उतनी जल्दी से उसको समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। लोगों को 10 मिनट तो अपने को संभालने में लग जाती है कि मेरे साथ ये हुआ क्या, तो उनको पहचान नहीं होती। तो यहाँ पे बात आ रही है गवाह की, कि जिसने देखा, ठीक है ना, जिसने देखा या जिसके साथ कोई कुछ अपराध घटित हुआ, तो पुलिस क्या करती है, उसी मोहल्ले के या उसी कॉलोनी के जितने भी क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, ऐसे समझ लो जितने भी चोर होंगे, तो सारे चोरों को लाइन में खड़ा कर देगी एक शीशे के आगे, जैसे कि आपने टीवी में भी देखा होगा। और फिर जो गवाह होता है, जिसने देखा या जिसके साथ जो अपराध हुआ, उसको बुलाया जाता है कि आप पहचानो, क्या ये ऐसा था या ये है। तो वो क्या करता है, वो आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जा रही है उसमें, है ना, विटनेस के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, या उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो इसलिए क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। जैसे आफ्टर दैट ये एक एविडेंस का रूप ले लेता है, एक ये साक्ष्य का रूप ले लेता है जब ये पहचान हो जाती है कि हाँ यही है। और ये फिर तब जरूरी भी हो जाता है जब कोई एक्यूज्ड का नाम ना बता पाए, है ना, यानी कोई अपराधी का नाम ना बता पाए जिसने अपराध घटित किया, तो उसकी पहचान करानी जरूरी है। और इसकी पहचान तुरंत गिरफ्तारी के बाद कराई जानी चाहिए। ये कही गई थी बात हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। ये मैं 4 पॉइंट आपको बाद में नोट करा दूंगी। तो इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में यही बताया गया है कि पहचान कराई जाए जिससे कि विटनेस, जिससे कि पता चले, है ना, कोर्ट को भी पता चले, जिससे कि कोर्ट का टाइम भी खराब ना हो, ठीक है ना। तो इसमें ये चीज बताई गई है। और एक केस और था स्टेट ऑफ एपी वर्सेस वेंकट रेड्डी। इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी की फोटो से भी पहचान हो जाती है तो वो भी आइडेंटिफिकेशन परेड में इंक्लूड किया जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके केस को भी ध्यान रखें, स्टेट ऑफ एपी वर्सेस वेंकट रेड्डी।
में फोटो को भी एडमिट किया गया था। और हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2007 का जो केस था उसके मैं 4 पॉइंट आपको बता ही देती हूँ। चलिए, तो इसमें क्या था, इसमें कोर्ट ने टीआईपी के लिए क्या कहा था कि ये कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, ठीक है ना, ये कोई ऐसा मूल साक्ष्य नहीं है कि अगर ये नहीं मिला तो केस ही नहीं पूरा वो होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है ना। इसका यूज कोरोबोरेशन के लिए किया जा सकता है ना, देयर आर यूज फॉर कोरोबोरेशन पर्पस। आइडेंटिफिकेशन परेड का यूज कोरोबोरेट करने के लिए होगा जो बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि विटनेस की मेमोरी को चेक करने के लिए किया जाता है कि पता तो चले कि जो गवाह कह रहा है या ये सही कह रहा है या क्या कर रहा है, इसकी याददाश्त का मतलब सही तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ का कुछ बता रहा है, ठीक है। तीसरा, ये गिरफ्तारी के तुरंत बाद हो जानी चाहिए, ठीक है ना। कोर्ट ने इस केस में कहा था कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद की जानी चाहिए। ये क्या थे, ये कुछ प्रिंसिपल थे इस केस के जो कि आपको याद रहे तो बेहतर है। उसके बाद क्या था, उसके बाद हम सेक्शन को देखेंगे। सेक्शन में लिखा हुआ था कि ये देखिए, तो मैंने पढ़ दिया था, विच स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और पर्सन और हुज आइडेंटिटी इज रेलिवेंट, ठीक है ना, रेलिवेंट हो गया ना, उसकी पहचान रेलिवेंट हो गई। उसके बाद आती है कोमा देके और फिक्स द टाइम और प्लेस, ठीक है ना। अब फैक्ट फिक्सिंग द टाइम एंड प्लेस यानी कि टाइम शो करें, टाइम का शो होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि जिस टाइम पे ये क्राइम हुआ था। जैसे कि मैंने आपको एक केस बताया था, जिस केस में वो क्या करा था, 45 मिनट के लिए बाहर चला गया था, ठीक है ना। सेक्शन 7 में मैंने बताया था आर वर्सेस रिचर्डसन का, कि जब उसने लड़की का मर्डर किया तो वो अपनी जॉब पे से ही उसी जिस टाइम मर्डर हुआ उसी टाइम 45 मिनट के लिए अपने जो साथ में काम करते हैं उन लोगों से ये कह के बाहर निकला कि मैं बस अभी आता हूँ, उसी टाइम क्राइम हुआ। तो यहाँ पर वो कहता है, ये सेक्शन 9 कहता है कि उसमें फैक्ट्स फिक्सिंग द टाइम एंड प्लेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट क्या है, शोइंग द रिलेशन ऑफ द पार्टीज, ठीक है। इसमें भी बेयर में लिखा आप देख सकते हैं, रिलेशन ऑफ पार्टीज बाय हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांसिस्ट आर रेलिवेंट इन सो फार एज दे आर नेसेसरी फॉर दैट पर्पस। कहने का मतलब ये है कि पार्टीज के रिलेशंस भी रेलिवेंट होंगे जिसमें उनका वो ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि मैंने आपको दंगे वाला एग्जाम्पल दिया। वो दंगे वाला एग्जाम्पल वो इसी का है कि वो ट्रांजैक्शन हुई ना, वो बोल रहे हैं साथ साथ, वो नेचर शो हो रहा है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इसको। जो इसका इलस्ट्रेशन है, पहले इलस्ट्रेशन में मैंने आपको बता दिया, द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ इज द विल ऑफ ए, यानी कि क्या वो विल ए की है, और इससे रिलेटेड जो भी बात लिखी है ये फैक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको डिफॉर्मेशन वाली भी बता दी, उसका डिफॉर्मेशन हुआ, इज दैट क्लियर। उसके बाद मैंने आपको एब्सकॉन्ड वाली भी बता दी, फरार हो गया, ठीक है। कि चोरी वाली रह गई। चोरी वाली क्या है कि चोरी वाली में क्या था कि ए एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट इज सीन टू गिव द स्टोलन प्रॉपर्टी टू बी। ए क्या करता है, ये प्रॉपर्टी को चुराता है और बी को देते हुए कहता है, बी को देते हुए देखा जाता है और ये कहते हैं कि तुम इसे छिपा दो। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है, जो रेलिवेंट बात है वो ये है, मैंने लास्ट में बताया था आपको कि ये जो कहा जा रहा है छिपा दो, उसकी वाइफ को कह रहा है तुम इसे छिपा दो, ये ने कहा है। तो यहाँ पे ये बात भी क्या है, एक्सप्लेन कर रही है, कुछ नई बात को बता रही है, ठीक है। आई होप यह सेक्शन आपको क्लियर होगा। ये सारे जो भी हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें केस भी लिखा हुआ है कि केस में इस कौन से केस में कोर्ट ने आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बताया था कि कौन कर सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन परेड की हम बात करें तो यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन परेड की जाती है वो मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कोई भी आइडेंटिफिकेशन परेड कर देगा, यानी कि बता देगा। वो अलग चीज़ है कि जो पुलिस स्टेशन में वो हुआ, पुलिस स्टेशन में हुई, वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। डॉक आइडेंटिफिकेशन जिसे कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या है, कोर्ट, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम कोर्ट में क्या करता है, एक्यूज्ड आइडेंटिफाई करता है, विटनेस आइडेंटिफाई करता है एक्यूज्ड को। ओके, बाकी हम दूसरी क्लास में करते हैं नेक्स्ट सेक्शन को। थैंक यू सो मच।